बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में आपको वेलकम करता हूँ। हमारा सब्जेक्ट है जी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस और टॉपिक है हमारा मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज। ठीक है, इसको मल्टीनेशनल कंपनी भी कहा जाता है। अब ये होती क्या है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है उसे हम मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक इंटरनेशनल बिजनेस होता है, ठीक है, एक इंटरनेशनल कंपनी होती है और एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है। ठीक है, इसमें फ़र्क भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक कंपनी का हेड ऑफिस और प्लांट जो है सिर्फ एक कंट्री में है, ठीक है, और वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं दूसरे मुल्कों में सप्लाई कर रही है, ठीक है, तो इस तरह से वो एक इंटरनेशनल कंपनी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। और अगर ऑन द अदर हैंड हम देखें कि जैसे कोको कोला और पेप्सी है, ये जो है हर कंट्री में जो है इसका एक प्लांट है, हर कंट्री में जो इसकी प्रोडक्ट्स बन रही हैं अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी। ठीक है, तो ऐसा बिजनेस जिसमें हर कंट्री में जो है उसका अपना प्रोडक्टिव प्लांट हो, ठीक है, वहाँ उसकी चीज़ें बन रही हैं और वहाँ और वहीं उसी प्लांट से उस कंट्री में सप्लाई जाती हो, किसी एक जगह पे प्लांट ना हो बल्कि हर कंट्री में उसका प्लांट हो, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में प्लांट हो ना, तो हम उसे कहते हैं वो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, तो ये फ़र्क था इंटरनेशनल कंपनी में जिसका प्लांट सिर्फ एक ही कंट्री में होता है, और मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि कोको कोला और पेप्सी है, इसका प्लांट जो है यानी कि जिसका जहाँ पे जिसकी प्रोडक्शन होती है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में होती है, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में इसका प्लांट हो, उसको हम मल्टीनेशनल कंपनी कह सकते हैं। एग्जाम्पल कोको कोला पेप्सी की है। अच्छा, कहते हैं 1960 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो है 1960 से दो ट्रेंड्स देखे गए हैं। ठीक है, टू नोटेबल ट्रेंड्स इन द डेमोग्राफिक्स ऑफ द एमएनई। ठीक है, मल्टीनेशनल एंटरप्राइज के हवाले से अगर हम बात करें तो दो जो फेमस ट्रेंड्स हैं उनको देखा गया है। पहला ट्रेंड क्या था, द राइज ऑफ यूएस नॉन यूएस मल्टीनेशनल्स। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स को कहते हैं हम। अब नॉन यूएस से मुराद क्या है कि ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा नहीं है, उसमें नहीं है। A relative decline in the dominance of US firms in the global marketplace। हमने देखा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा नहीं थी, 1960 की बात कर रहे हैं, जो फर्म्स जो मल्टीनेशनल कंपनीज यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा नहीं थी, ठीक है, उनमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया। डोमिनेंस, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि यूएस ने जो है अपना जो है अपने आप को डोमिनेंट कर लिया, ठीक है, अपने अपने आप को आगे ले आया, ठीक है, और बाकी सारी मार्केट्स जो है उन पर जो है वो ओवरकम कर लिया, ठीक है, उनकी कॉम्पिटिशन्स को ख़त्म कर दिया। तो यूएस जो है वो डोमिनेंट हो गया। इस वजह जो बाकी जो कंपनी उनका जो बिजनेस है वो क्या हो गया, वो कम हो गया, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। तो यूएस फर्म्स जो है वो आगे आ गई ग्लोबल मार्केट प्लेस की वजह से, और जो बाकी मल्टीनेशनल कंपनी से जो यूएस में नहीं थी वो जो है उनके बिजनेसेस जो है वो लो हो गए, ठीक है, उनमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया ग्लोबल मार्केट प्लेस की वजह से, क्योंकि यूएस ने जो अपनी फर्म्स हैं वो ग्लोबल मार्केट प्लेस में एंटर करवा दी थी, और बाकी जो नॉन यूएस फर्म्स थी उनमें भी ग्लोबलाइजेशन नहीं आई थी, जिसकी वजह से उनको जो है वो डिक्रीज इन ग्रोथ का सामना करना पड़ा बिजनेस में। नेक्स्ट पार्ट है जिसका द ग्रोथ ऑफ मिनी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस। एक मिनी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस भी होते हैं, इज कंडक्टेड नॉट जस्ट बाय लार्ज फर्म्स बट आल्सो बाय मीडियम साइज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, कहता जी एक तो लार्ज मल्टीनेशनल की हमने बात कर ली, ठीक है, एक मिनी मल्टीनेशनल कंपनीज भी होती हैं, ठीक है, जो कि मतलब एक दो कंट्रीज में ही डील कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी बहुत ज़्यादा कंट्रीज में डील नहीं कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये देखा गया, ये ट्रेंड देखा गया कि जो मिनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये जो है ये कोई बहुत बड़े ग्रुप्स इनको जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहे, बहुत बड़े ग्रुप्स इनको नहीं चला रहे, बल्कि जो छोटी छोटी आपकी फर्म्स हैं, जो छोटी स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं या मीडियम साइज बिजनेसेस हैं वो इनको रन कर रहे हैं। ठीक है, ये दो ट्रेंड जो है वो 1960 में जो है वो देखे गए मल्टीनेशनल कंपनीज के हवाले से। अब एमएनई और सर एमएनसी इंटरप्राइजेस क्या हुआ? आप कुछ भी इसे कह सकते हैं, मल्टीनेशनल एंटरप्राइज भी कह सकते हैं और मल्टीनेशनल कंपनी भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जी टीएनसी।
ट्रांसलेशनल कॉरपोरेशन मैनेज एंड ऑन्ड बाय टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। टीएनसी भी इसमें आ जाती है, ठीक है। टीएनसी से मुराद क्या होता है कि ऐसी कंपनी है जो ऑन भी की जा रही हो और मैनेज भी की जा रही हो बाय टू डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि एक ही फर्म है जो कि दो कंट्रीज उसको ऑन भी कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज उसके मालिक भी है और दोनों ही कंट्रीज उसको मैनेज भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई कॉरपोरेशन होगी तो उसको हम ट्रांसलेशनल कॉरपोरेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की भी मलकियत है और कनाडा की भी मलकियत है, ठीक है, और कनाडा और यूनाइटेड स्टेट दोनों मिलकर उस कंपनी को चला रहे हैं। तो ऐसी कंपनी को हम ट्रांसलेशनल कॉरपोरेशन यानी कि टीएनसी कहेंगे। उसके बाद एक और टाइप होती है ग्लोबल कंपनी की, ठीक है। ग्लोबल कंपनी, आप चैप्टर शुरू से ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं, तो ग्लोबल कंपनी क्या होगी? It is a company that integrates its operation that are located from different countries, owned and managed by two different countries। कहते हैं जी कि ग्लोबल कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके ऑपरेशंस जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट कंट्रीज में उसको मैनेज किया जा रहा है। दो दो कंट्रीज जो है उसको मैनेज भी कर रहे हैं और उसको ऑन भी कर रहे हैं, और उसके जो ऑपरेशंस हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले मिसाल दी, ऐसी कंपनी कि एक कंपनी है जिसका ऑन जो है यूएस भी कर रहा है और जिसको ऑन कनाडा भी कर रहा है, और दोनों ही इसको मैनेज भी कर रहे हैं। अब अगर इसके ऑपरेशंस मुख्तलिफ कंट्रीज में परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंपनी को हम ग्लोबल कंपनी कहेंगे, जिसे दो कंट्रीज मैनेज भी कर रहे हैं, ऑन भी कर रहे हैं, और इसके ऑपरेशंस कई डिफरेंट कंट्रीज में परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, कई डिफरेंट कंट्रीज में अपने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है और सर्विसेज दे रही है। तो ऐसी कंपनी को हम ग्लोबल कंपनी कहेंगे। ग्लोबल का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपने जो है इंटरडिपेंडेंस होना है, आप इंटीग्रेटेडली जो है चल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल है, बहुत सारे मुल्क शामिल हो जाते हैं, आप जो है अपनी कंपनी को पूरी दुनिया में जो है वो एक्सपोज करते हैं, ठीक है, और उसके ऑपरेशन जो है पूरी दुनिया तक जो है वो स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद मल्टी डोमेस्टिक कंपनी एक टाइप है। मल्टी डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? allow each of its foreign company to act fairly independently, packaging and producing products according to country। कोका कोला, अब कोका कोला की इसने मिसाल दी है। मल्टी डोमेस्टिक कंपनी से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल, तवज्जो से बात सुने, एक कंपनी है, ठीक है, जिसके ऑपरेशंस जो हैं वो हर कंट्री में परफॉर्म हो रहे हैं, यानी कि उसने अपना प्लांट जो है वो हर कंट्री में लगाया हुआ है, ठीक है, हेड ऑफिस उसका एक कंट्री में ही है, लेकिन उसके जो प्रोडक्टिव प्लांट्स हैं, जहाँ पे उसकी पैकेजिंग होती है, जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन होती है, वो डिफरेंट कंट्रीज में लगे हुए हैं। तो ऐसी कंपनी को हम मल्टी डोमेस्टिक कंपनी कहेंगे, ठीक। जैसे कि कोका कोला की मिसाल ले लें, अब कोका कोला का हेड ऑफिस एक कंट्री में, लेकिन अगर हम देखें इसके जो प्लांट हैं वो दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री में इसके प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है, दुनिया की हर इलाके में, हर कंट्री में इसका प्लांट लगा हुआ, और उस प्लांट से ही उस मुल्क के अंदर सप्लाई होती है। ऐसा नहीं होता कि हेड ऑफिस से पूरी दुनिया में सप्लाई हो, हेड ऑफिस एक कंट्री में है लेकिन प्लांट चूँकि हर कंट्री में प्लांट इस वजह से है कि वहाँ के लोगों का ट्रेंड अपनी और है, ठीक है, तो उस हवाले से वहाँ पे प्रोडक्शन की जा रही है, उस हवाले से जो वहाँ पे जो है चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो ऐसी कंपनी को जिसके मुख्तलिफ ममालिक में अपने प्लांट्स हों, ठीक है, हेड ऑफिस एक कंट्री में हो, तो ऐसी कंपनी को हम मल्टी डोमेस्टिक कंपनी कहेंगे। मिसाल आपके सामने कोका कोला की है। नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं जी, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, दुनिया का जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है वक्त के साथ साथ, ठीक है। सोवियत यूनियन आप लोगों ने सुना होगा, जो 1922 में हुई थी, ये बेसिकली रशिया में जब रेवोल्यूशन आई थी, जब रशिया में इनकलाब आया था, उस वक्त जो है ये सोवियत यूनियन बनी थी और इसमें बहुत सारे ममालिक ने शिरकत की थी। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि सोशलिस्ट से उठा के अपने आप को कम्युनिज्म की तरफ जो है वो लेकर जाया जाए। अब कम्युनिस्ट क्या चीज़ होती है, कम्युनिज्म क्या चीज़ होती है, ठीक है, यही जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे डिफाइन किया गया था, ठीक है। सोवियत यूनियन का मकसद क्या था कि
कंट्रीज जो हैं अपने आप को सोशलिस्ट वाले सिस्टम से उठा के जो इकोनॉमिक सिस्टम उसको चेंज करें और कम्युनिज्म की तरफ जाएं, ठीक है, टुवर्ड्स द कम्युनिज्म जो है वो अपने आप को लेकर के जाएं, यानी कि जो इकोनॉमिक सिस्टम था, जो माशी निज़ाम था, वो उसको जो है कन्वर्ट कर दें किसमें, कम्युनिज्म में। अब कम्युनिज्म क्या है, कम्युनिज्म किसको कहते हैं, कम्युनिस्ट किसको कहते हैं, और कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या होती है, या आपने अक्सर सुना होगा, एक कॉमन वर्ड है कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म। अब कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म बेसिकली जो है, जो लोग कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं उनको हम कम्युनिस्ट कहते हैं, और जो सोसाइटी इसके ऊपर काम कर रही है वो कम्युनिस्ट सोसाइटी है। अब कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर जो है तमाम लोग जो है वो इक्वल है। तमाम लोग क्या है भाई, वो इक्वल हैं, कोई अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट नहीं है, तमाम लोग इक्वल हैं, तमाम लोग आपस में शेयरिंग करेंगे, ठीक है, तमाम लोग अपनी दौलत को शेयर करेंगे, ठीक है, कोई किसी एक के पास जो है वो इख्तियार नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसमें 10 लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और 50 लोग जो हैं वो वर्कर्स हैं, लेबर है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में जो 10 लोग हैं, हर एक बंदे की जो सैलरी है वो 1 लाख रुपया, लेकिन अगर हम बात करें लेबर की, तो लेबर का जो बंदा है, हर एक बंदे की जो सैलरी 12,000 रुपया। कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ये आपने फर्क नहीं करना, हालांकि देखा जाए तो काम ज्यादा कौन कर रहा है, लेबर कर रही, काम 12-12 घंटे की शिफ्टें लगा रही है, काम ज्यादा लेबर कर रही है, ठीक है। तो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो है इक्वल रखें सबको, अमीर गरीब, नस्लों का फर्क जो है, जातों का फर्क जो है उसको मिटा दिया जाए। इवन के कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि रियासत भी खत्म कर दी जाए, सिर्फ एक आइडियोलॉजी हो जिसको फॉलो किया जाए, सिर्फ एक नजरिया हो जिसके ऊपर सब चल रहे हैं, ठीक है, और रियासत को भी खत्म कर दिया जाए, हुकूमत के निज़ाम को भी खत्म कर दिया जाए, एक नजरिया हो जिसके ऊपर सब चले। ये कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है कि सबको इक्वल कर दें, रंग नस्ल जातों के फ़र्क को इक्वल कर दिया जाए, ठीक है, और सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए। अब जो मिसाल आपको दे रहा था कि कंपनी में 10 एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं जिनकी सैलरी 1-1 लाख है हर बंदे की, और 50 जो है वो वर्कर्स हैं, लेबर हैं, हर बंदे की सैलरी 12,000 रुपया। अब कम्युनिज्म के मुताबिक जो है इनकी सैलरीज को आपने इक्वल करना है किसी न किसी तरीके से। 50% जो प्रॉफिट है कंपनी का, ठीक है, वो इक्वली डिवाइड किया जाए सबके अंदर, कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। बात समझ आ रही है? तो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट ये था कि अपने आप को, जो इस टाइम जो सिस्टम चल रहा है वो कम्युनिस्ट का नहीं है, ठीक है। मुख्तलिफ कंट्रीज ने, चाइना ने इसको फॉलो करने की कोशिश की, ठीक है, रशिया ने इसके ऊपर काम किया, लेकिन जो है ये इतना कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद इसको 1991 में जो है उसको ख़त्म कर दिया गया, 1922 में बनाया गया था, ठीक है, ये यूनियन बनाई गई थी, सोवियत यूनियन, और 1991 में इसको ख़त्म कर दिया गया, ये डिज़ोल्व हो गई, ठीक है, क्योंकि ये जो है इतनी कामयाब नहीं रही। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ममालिक तो चल सके, लेकिन पूरी दुनिया इस कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं चल पाई, ठीक है। अमीर गरीब का जो फ़र्क है वो क़यामत का रहना है, वो ख़त्म नहीं हो सका, हर दौलत हर बंदा दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि अपनी दौलत को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए, रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए, ठीक है। अगर कोई बंदा मसले में है, अगर जैसे मैंने मिसाल दी कंपनी की कि एडमिनिस्ट्रेशन में लोग जिनकी सैलरी 1-1 लाख है, उनको चाहिए कि वो अपनी सैलरीज में से जो है वो वर्कर्स को भी सैलरीज दें, कि अपनी सैलरीज को कम करें और इक्वली सैलरीज जो है उसको एंजॉय करें, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। कम्युनिस्ट का कॉन्सेप्ट ये था कि सबको इक्वली रख दिया जाए, नस्लों जातों के, अमीर गरीबी के फ़र्क को, रंगों के फ़र्कों को ख़त्म कर दिया जाए और सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। इवन कि यहाँ पे कोई बंदा, अगर मुल्क में जंग लग जाती है, मुल्क में जंग लग जाती है, ठीक है, और जो गरीब अवाम है, अगर हम लेबर तबके की बात करें जिसकी सैलरी महाना 12,000 रुपया थी, ठीक है, जिसकी सैलरी महाना 12,000 रुपया थी, अब अगर जंग लग जाती है तो उसके तो रिसोर्सेज ख़त्म हो गए सारे, उसके तो हाथ में कुछ ना रहा। इस सूरत हाल में जो मुल्क में अमीर तबका था उसको चाहिए कम्युनिज्म कॉन्सेप्ट के मुताबिक, कम्युनिज्म कॉन्सेप्ट के मुताबिक
मुल्क का जो अमीर तबका था उसको चाहिए था कि वो अपनी दौलत जो है वो तमाम गुरबा में तकसीम कर दे और उसके पास एक जैसा पैसा आ जाए अकॉर्डिंग टू कम्युनिज्म कॉन्सेप्ट, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये बेटा कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने सबको इक्वली लेकर चलना है। ठीक है, रियासत को भी ख़त्म करना है, हुकूमत को भी ख़त्म करना है, एक आइडियोलॉजी होगी, एक नज़रिया होगा जिसके मुताबिक सब चलेंगे। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल ना हो सका इतना, और 1991 में जो है इसको डिसॉल्व कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ये आपका कॉन्सेप्ट था कम्युनिज्म का। अगर आपसे कोई पूछे कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है तो उसमें आप यही चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा जी, मैनी फॉर्मर्स कम्युनिस्ट नेशन इन यूरोप एंड एशिया आर नाउ कमिटेड टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड फ्री मार्केट कंडीशन। बहुत सारे जो कम्युनिस्ट नेशंस थी जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रही थी, पुरानी फॉरवर्ड कम्युनिस्ट मतलब तो पुरानी जो पहले नेशंस थी, कौमें थी यूरोप में और एशिया में, उन्होंने अब अपना जो सिस्टम डेमोक्रेट बना लिया है, अपना जो सिस्टम है वो पॉलिटिकल बना लिया है और फ्री मार्केट इकोनॉमीज जो है वो ऑफर कर दी है। यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी से मुराद क्या है कि वहाँ पे इजीली जो है ट्रेडिंग की जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई टैरिफ्स नहीं है एक्स्ट्रा। इस तरह से देर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, बैन अवी कारोबार के लिए यहाँ पे बहुत सारे मौके और ज़राए पैदा हुए। नेक्स्ट इसमें जी, चाइना एंड लैटिन अमेरिका आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स ग्रेटर फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। ठीक है, अगर हम चाइना और लैटिन अमेरिका की बात करें, ठीक है, इजीली जो है वो दूसरे मुल्कों से भी आके ट्रेड कर सके, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। अगर फ्री मार्केट इकोनॉमीज हर मुल्क की होंगी तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो उतना ही ग्रो करेगा, क्योंकि फिर रेस्ट्रिक्शंस और रुकावटें जो है वो कम हो जाएंगी और लोग जो है वो इजीली ट्रेडिंग कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं बिटवीन 1983 एंड 2008। ठीक है, एफडीआई इन चाइना इंक्रीज्ड फ्रॉम लेस देन 2 बिलियन टू 90 बिलियन एनुअली। तो 1983 से लेके 2008 की अगर हम बात करें, ठीक है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है चाइना में, मैंने आपको कल बताया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो बाहर के मुल्क से आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, अब 1983 से लेके 2008 का अगर हम देखें तो चाइना में जो एफडीआई थी वो 2 बिलियन से 90 बिलियन एनुअली पहुंच गई, यानी कि बहुत ज़्यादा बिजनेस ग्रो किया चाइना में। और आज अगर हम बात करें स्टेटिस्टिकली, दुनिया में टॉप पे जा रहा है चाइना। हर मुल्क में चाइना की प्रोडक्ट्स जा रही हैं, ए कैटेगरी की, बी कैटेगरी की, सी कैटेगरी की। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाइना से कैसी किस कैटेगरी के प्रोडक्ट मंगवाते हैं। वहाँ पे ए कैटेगरी की भी है, बी की भी है और सी की भी है। हमने अनफॉर्चुनेटली चाइना को बदनाम कर दिया चाइना की प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो ऐसी बात नहीं है। बदकिस्मती से हम मंगवाते ही सी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं, उनको सस्ते में बनवाते हैं तो सस्ते में आगे सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, चाइना जो है वो ए कैटेगरी की प्रोडक्ट्स भी बनवाता है। ठीक है, आप जितने पैसे देंगे उतनी ही वो चीज़ आपको बना के देगा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो चीज़ें आती हैं वो सी कैटेगरी की आती हैं, ए कैटेगरी की पाकिस्तान जो है वो अफोर्ड नहीं करता, या लोग जो हैं वो मंगवाते नहीं हैं क्योंकि वो इतना पे नहीं क्यों करेगा यहाँ पे। ठीक है, चीज़ें तो वो भी हैं खैर, बट चाइना ऑल्सो हैज़ मैनी न्यू स्ट्रॉन्ग कंपनीज दैट कुड थ्रेटन द वेस्टर्न फर्म्स। अब चाइना में बहुत सारी नई ऐसी कंपनीज बन गई हैं जो कि अच्छे तरीके से जो है वो चैलेंज दे रही हैं वेस्टर्न फर्म्स को, जो मगरबी जो कंपनीज़ हैं, मगरबी ममालिक में जो कंपनीज जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनको जो है वो इनके लिए एक थ्रेट बन चुका है जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज बहुत ग्रो कर रही हैं पूरी दुनिया में, इसलिए मगरबी कंपनीज़ के लिए वो एक अच्छा खासा जो है वो ख़तरा बन चुकी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जी, ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, 21वीं सदी की जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके हवाले से बात करते हैं कि द वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड अ मोर ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, हम बार बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि जो आपकी जो वर्ल्ड है, दुनिया इस टाइम जो है वो आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ जो है मूव कर चुकी है। हर कोई एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इस तरह से आपका जो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो ग्रो भी कर रहा है। बोथ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इनएविटेबल। ठीक है, कहते हैं जी बट ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इनएविटेबल, कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो ऐसा नहीं कि लाइलाज नहीं है। ठीक है, इज नॉट इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है
नागुज़ीर या लाइलाज, ठीक है। तो ये लाइलाज नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देयर आर साइंस ऑफ रिट्रीट फ्रॉम लिबरल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी इन रशिया, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे साइंस मिलते हैं, ठीक है, लिबरल इकोनॉमीज़ के हवाले से, ठीक है। जो रशिया में एक नज़रिया फॉलो किया जाता था उसके हवाले से हमारे पास जो है लिबरल इकोनॉमी के हवाले से साइंस हमें मिलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो कोई लाइलाज या नागुज़ीर नहीं है, अटल नहीं है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग रिस्क, ग्लोबलाइजेशन के साथ बहुत सारे रिस्क भी आते हैं, ठीक है। वो कौन से रिस्क हैं? द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट स्वेप्ट थ्रू द साउथ ईस्ट एशिया इन लेट 1990s, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के साथ जो है इस तरह के थ्रेट्स को भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकते हैं अगर एक तरफ जो है कंपनीज जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्रो कर रही हैं, ठीक है, जो दूसरी तरफ जो दूसरी तरफ कंपनीज हैं जो कि अपने आप को ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं लेकर के आई, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है उनको वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी कि जो नॉन यूएस फर्म्स थी जो कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं मूव की थी, उनको जो है वो डिक्लाइन का सामना करना पड़ा अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी ग्रोथ में, ठीक है। द रीसेंट फाइनेंशियल क्राइसिस दैट स्टार्टेड इन द यूएस इन 2008 एंड मूव अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। कहते हैं अगर हम आज बात करेंगे कि आज यूएस में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो चुके हैं 2008 से, और वो पूरी दुनिया में, क्योंकि जो डॉलर है वो इंटरनेशनल करेंसी है, ठीक है। वहाँ पे अगर क्राइसिस आएंगे तो ज़ाहिर बात है कि डॉलर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जब डॉलर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा तो वो तमाम ममालिक जो डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको फ़र्क डालेगा, ठीक है। क्योंकि आजकल जो है वो चाइना टॉप पे आ रहा है। पहले एक वक्त था 1960 के बाद जो है वो यूएस टॉप पे था, उसकी जो बिज़नेस कम्युनिटी थी ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो पूरी दुनिया में जो है वो एक इनकलाब ले आई, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसका जो बिज़नेस है बहुत बढ़ चुका था, ठीक है। लेकिन अब जो है चाइना ने भी यूएस को मात देनी शुरू कर दी है। अब चाइना टॉप पे आ रहा है, तो इस तरह से जो यूएस फर्म्स हैं उनको, जो वेस्टर्न फर्म्स है अभी हमने बात की, उनको जो है ख़ास जो है ख़तरे का सामना है चाइनीज़ कंपनी से, चाइनीज़ फर्म्स से, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। अभी आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़े कि 2 बिलियन से 90 बिलियन एफडीआई हो चुकी है चाइना में, इतना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि चाइना का बिजनेस बहुत ज़्यादा हो गया। अब यूएस फर्म्स के लिए ख़तरा बन गया ये, और यूएस फर्म्स जो है उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना, उनका बिजनेस कम होगा, उनकी सेल्स रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, तो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, और इस तरह से जो है वो डॉलर के ऊपर भी असर पड़ेगा। और सारे ममालिक, आपको पता है इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है। अगर आपने किसी मुल्क से कोई चीज़ मंगवानी है या बेचनी है तो आपको डॉलर्स के ज़रिए ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी जो है वो आपकी डॉलर ही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यूएस में जो रीसेंट क्राइसिस, जो 2008 में क्राइसिस आए, वो पूरी दुनिया में जो है मूव कर गए, ठीक है, जो कंट्रीज डॉलर का इस्तेमाल कर रहे थे। द ग्लोबलाइजेशन डिबेट, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक डिबेट है, एक बहस है, ठीक है। सपोर्टर्स बिलीव दैट इंक्रीज ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट मीन्स, ठीक है। सपोर्टर्स बेसिकली ये बिलीव करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर हैं, यानी कि जो मानते हैं इस बात को कि ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, कि दूसरे लोगों के साथ आपको जो है अपना ताल्लुक मेंटेन करना चाहिए, रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। आप जो है ग्लोबलाइजेशन मार्केट्स की होगी, प्रोडक्शन सेक्टर की होगी, तो इससे एक दूसरे को फ़ायदा होगा। फ़ायदा किस तरह से होगा कि आप जो है प्राइसेस जो है गुड्स की और सर्विसेज की वो लो होंगी, ठीक है। जब आप कम में चीज़ें बनवाएंगे, सर्विसेज कम में ऑफर करेंगे, तो आपके रेवेन्यूज़ बढ़ जाएंगे, ग्रेटर इकनॉमिक ग्रोथ, इस तरह से आपका जो माशी निज़ाम है वो, उसमें ग्रोथ आएगी, हायर कंज्यूमर इनकम एंड मोर जॉब। इस तरह से जो आपका जितना बिजनेस बढ़ेगा, आपको पता है जब एक नई फैक्ट्री लगती है, नई कंपनी बनती है, तो उसमें जो है जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। जॉब्स क्रिएट होंगे जब, पर कंपनी के अगर रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे तो वहाँ पे काम करने वालों की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम होगी, ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा और ज़्यादा लोगों की इनकम बनेगी, और नई कंपनीज खोलने की वजह से जॉब्स भी क्रिएट होंगी, ठीक है। ये सपोर्टर्स जो हैं वो बिलीव करते हैं। लेकिन जो इस पर बिलीव नहीं करते, जो इसके सपोर्ट में नहीं है, वो लोग क्या कहते हैं, मतलब एक वो लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन की सपोर्ट में है, वो ये बातें कर रहे हैं, और एक वो लोग जो ग्लोबलाइजेशन की सपोर्ट में नहीं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि इंटरडिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड मार्केट्स नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेपरेटली डील करें लोग आपस में। क्या वो कहते हैं जी, क्रिटिक्स वरी दैट ग्लोबलाइजेशन विल कॉज, वो कहते हैं जी ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप जो है जॉब के लॉसेस हो सकते हैं।
अब ये जॉब के लॉसेस जो हैं वो किस तरह से हो सकते हैं? वो ज़ाहिर बात है कि जब आप जो है खुद एक चीज़ नहीं बना रहे, ठीक है, आप बाहर से वो चीज़ मंगवा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि अगर कोई चीज़ चाहिए होती थी खुद बनाई जाती थी, खुद बनाई जाती थी तो वहाँ पे लेबर भी रखनी पड़ती थी, उसको तनख्वाह देनी पड़ती थी, जॉब पे रखने पड़ते थे बंदे। अब आप ऐसा काम नहीं कर रहे, अब आप बनी बनाई चाइना से मंगवा लेते हैं। तो जो आपने खुद बनाने में उसको मशीन लगानी थी, बंदे रखने थे, वो जो सारा काम आपको करना पड़ना था, अब आप वो नहीं कर रहे। आप बनी बनाई चीज़ सस्ते में बाहर से मंगवा रहे हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना, क्योंकि मार्केट्स आप में इंटरडिपेंडेंट हो गई हैं, तो आप दूसरे मुल्कों से वो सस्ते में चीज़ मंगवा रहे हैं। तो इस तरह से अब ना फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत है, ना मशीनरी लगाने की ज़रूरत है, ना ही लेबर रखने की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से वो बात करते हैं कि जॉब के जो है वो लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से आपके जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा है। इन्वायरमेंट में जो है उसमें डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है। जो एक ग्रेडिंग का निज़ाम है उसमें भी जो है फ़र्क पड़ रहा है। कल्चरल जो है इंपीरियलिज्म ऑफ ग्लोबल मीडिया एंड एमएनईज, ठीक है। कल्चर के हवाले से भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ग्लोबल मीडिया इसमें अपना बहुत रोल अदा कर रहा है। जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज हैं वो कल्चर के हवाले से जो है वो बहुत अपना रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। तो ये उनके जो अपने कॉन्सेप्ट थे जो इसकी सपोर्ट में नहीं थे। कहते हैं जी एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेस्टर्स नाउ रेगुलरली शो अप एट द मोस्ट मेजर मीटिंग्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कि ऐसे लोग जो ग्लोबलाइजेशन को प्रोटेस्टर्स हैं, ठीक है, मतलब उसके खिलाफ जाते हैं, जो एंटी ग्लोबलाइजेशन पे जाते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो अब रेगुलरली जो है वो मीटिंग्स के बारे में बात करते हैं। जो ग्लोबलाइजेशन इंस्टीट्यूशन उसके हाथ में नहीं है, ठीक है। वो चाहते हैं कि किसी तरह से जो है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है, और मामला जो है वो पहले की तरह हो जाए, जॉब लॉसेस ना हो, कल्चर्स पे फ़र्क ना पड़े। लास्ट में उसको वाइंड अप करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन जॉब्स एंड इनकम्स, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जॉब्स वगैरह और इनकम्स वगैरह पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द फॉलिंग बैरियर्स टू ट्रेड एंड डिस्ट्रॉइंग मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इन द एडवांस कंट्रीज, ठीक है। कहते हैं जी कि आपने मुल्कों के दरमियान जो रुकावटें थी वो ख़त्म कर दी हैं। मुल्कों के दरमियान रुकावटें ख़त्म होने की वजह से अब आप जो है चीज़ें बाहर से मंगवा लेते हैं। जब आप चीज़ें बाहर से मंगवा लेंगे, आपको अपने मुल्क में फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना फिर। तो फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगाएंगे, तो फिर जॉब्स जो हैं वो तो फिर नहीं आएंगी, क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। जब आप बनी बनाई चीज़ बाहर से मंगवा लेंगे, उसके बाद सपोर्टर्स जो हैं वो काउंटेड दैट द बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्रेंड आउटवेट द कॉस्ट। सपोर्टर्स ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि जॉब नहीं है, लेकिन सपोर्टर्स ये भी साथ में कहते हैं कि इस तरह से हमें कॉस्ट भी तो कम पड़ती है ना। अगर हम बंदे लगा के जॉब पे बंदे रख के खुद मैन्युफैक्चरिंग करके चीज़ बनाते हैं तो वही चीज़ आपको 15 रुपए की मिल रही है। लेकिन अगर हम यही बनी बनाई चीज़ बाहर से मंगवा लेते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगाते, तो वही चीज़ आपको जो है 11-12 रुपए मिल रही है, कॉस्ट भी तो कम हो रही है ना। सपोर्टर्स कहते हैं जी कॉस्ट कम हो रही है। और जो सपोर्ट नहीं करते, जो एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेस्टर्स हैं, वो कहते हैं जी इससे जॉब्स का जो है ज़्यादा हो रहा है। तो कंट्रीज विच स्पेशलाइज इन व्हाट दे डू मस्ट एफिशिएंटली एंड ट्रेड फॉर अदर गुड्स एंड ऑल कंट्रीज विल बेनिफिट, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। इसके मुताबिक क्या है कि जो कंट्री जिस चीज़ में एक्सपर्ट है वो उसको मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, और जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, उसको वो दूसरों से मंगवा लेनी चाहिए। इसकी मिसाल आपको दूंगा कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे जहन में पहला जो कंट्री है वो कौन सा आता है? जापान। कि जापानीज़ चीज़ बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, जापान की है या कोरिया की है। तो जापान की चीज़ें, जापान की गाड़ियाँ हमारे जहनों में एक उनका इमेज है कि वो टेक्नोलॉजी के वाले से ग्रेट है। अगर टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो जापान टेक्नोलॉजी के वाले से खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा, ठीक है। और अगर अदर गुड्स की बात आएगी, टेक्सटाइल की बात आएगी, तो जापान को टेक्सटाइल में खुद नहीं बनाना चाहिए, उसको दूसरे कंट्री से मंगवा लेना, क्योंकि जापान जो है वो टेक्नोलॉजी में तो एक्सपर्ट है, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा सकता है, लेकिन दूसरी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं है वो। इसलिए जिन चीज़ों में वो एक्सपर्ट नहीं है उसको बाहर के मुल्कों से मंगवा लेना चाहिए। सेम लाइक दिस, यही कॉन्सेप्ट बाकी कंट्रीज को भी अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए कि जिस चीज़ में, जिस एरिया में वो एक्सपर्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करे, और जिस एरिया में एक्सपर्ट नहीं है वो बाहर से मंगवाए। So that's all about today's topic. If any question you people can ask now. Thank you very much.